को पीछे छोड़ भारत चौथे नंबर पर आ चुका है। We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. माना जा रहा है कि अगले 3 सालों में वो जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन क्या भारत चीन से आगे बढ़ सकेगा? अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा। तो अभी अगर हमें वो एक्सपोर्ट और ट्रेड में उस तरह की एडवांटेज लेना है तो हमें कम्पीट भी करना पड़ेगा, चाइना के साथ ही नहीं, वियतनाम के साथ भी, बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी। अमेरिकी सेना की क्षमता बढ़ाने को लेकर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का अहम फैसला, कहा बढ़ाएंगे ड्रोन उत्पादन और खरीद। लेकिन क्या अब ड्रोन्स बदलेंगे युद्ध के तरीके? एफर्ट हमेशा कोई भी मिलिट्री का यही होता है कि किस तरह से अपने सोल्जर्स, अपने ऑफिसर्स, अपने जो प्रेशियस मैन पावर है, जिस पर ट्रेनिंग का खर्च होता है, जिसमें ऑफ कोर्स एक पब्लिक सेंटिमेंट भी इन्वॉल्व होता है उनकी सुरक्षा को लेकर, उसको कैसे बचाया जाए। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुमिरन से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से अमेरिका में आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि ये टैरिफ अमेरिका में आने वाले कनाडा के सामानों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट करके दी है। अमेरिका इससे पहले कनाडा के कुछ सामानों पर 25% टैरिफ लगा चुका है। इसराइल के एक अधिकारी ने कहा है कि ईरान अमेरिकी हमलों के बाद भी कुछ संवर्धित यूरेनियम हासिल कर सकता है। इसराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ईरान पिछले महीने अमेरिकी सेना के हमले के बाद भी 3 परमाणु ठिकानों में से किसी एक के नीचे दबे संवर्धित यूरेनियम को दोबारा हासिल कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार दावा किया है कि जून में अमेरिकी हवाई हमलों और मिसाइल हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा था। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से लगातार इनकार किया है और कहा है कि उसका यूरेनियम एनरिचमेंट शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों की बैठक चल रही है, जहां दक्षिण एशियाई मुल्कों के साथ साथ अमेरिका के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और इस सम्मेलन में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वैश्विक अर्थव्यवस्था। इसकी वजह यह है कि सम्मेलन में शामिल अधिकांश देश वो हैं जिन पर आने वाले वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़े हुए टैरिफ लगाने की बात की है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से बातचीत का आह्वान किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने उस सुविधा को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है जहां दोनों देशों की सीमा की वजह से बटे परिवारों के पुनर्मिलन के लिए समारोह आयोजित होते थे। बातचीत के इस अनुरोध से दक्षिण कोरिया की नई सरकार के रुख में बदलाव देखा जा सकता है। इसी साल फरवरी में पिछली दक्षिणपंथी सरकार ने इस जगह को ध्वस्त करने के लिए उत्तर कोरिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। नॉर्वे नोबेल समिति ने बताया है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। नरगिस मोहम्मदी को साल 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। वो ईरान में महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। नॉर्वे नोबेल समिति ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि भगवंत मान एक कॉमेडियन है और मुझे दुख है कि आज तक कॉमेडियन की भूमिका निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं। उन्हें समझना चाहिए कि वो एक सीएम है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को लेकर कहा था कि वो पता नहीं कौन कौन से देश जा रहे हैं जहां 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, आप वहां नहीं हो। जिस देश में जा रहे हो उनकी आबादी 10,000 है और वहां का सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिला है। सीएम मान की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना हैं और खेदजनक हैं और उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हालांकि अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने किसी का नाम नहीं लिया। आज पॉडकास्ट की शुरुआत भारत और चीन की खबर से। पिछले 5 दशकों में भारत के पड़ोसी चीन की अर्थव्यवस्था ने बड़ी छलांग लगाई है। आर्थिक तंगहाली का सामना करने वाले मुल्क से उठकर चीन अब दुनिया भर के व्यापार, उत्पादन और निर्यात का बड़ा और अहम खिलाड़ी बन गया है। इस साल मई के आंकड़ों को देखें तो जहां अमेरिका की जीडीपी चीन से अधिक है, लेकिन भारत चीन से अधिक पीछे नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जहां चीन की जीडीपी $17.79 ट्रिलियन की है, वहीं इंडिया की अर्थव्यवस्था $3.57 ट्रिलियन की है।
मानसी, बीते महीने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States. तो बीवीआर सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। ये मेरा नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आंकड़ा है। हम जापान से आगे जा चुके हैं, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी हमसे आगे है। लेकिन अगर हम योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो 2-3 सालों में हम तीसरे स्थान पर होंगे। और सुबिरन, बीते सालों की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका और चीन ने दबदबा बनाए रखा था, लेकिन अब इस मैदान में, जैसा बीवीआर सुब्रमण्यम बता रहे थे, एक तीसरा देश उतर रहा है और वो है भारत। जैसा उन्होंने बताया, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है, तेजी से आगे बढ़ रहा है और IMF का ये अनुमान है कि भारत 2028 से, यानी आने वाले 3 सालों में, जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ सकता है। लेकिन क्या भारत दूसरे नंबर पर आ सकता है? ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चीन की बात करें तो वहां आर्थिक सुधार 1970 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था और आज उसकी अर्थव्यवस्था $17.8 ट्रिलियन की है, जो भारत के मुकाबले लगभग 5 गुना अधिक है। और एशिया ग्रुप के चाइना कंट्री डायरेक्टर हान लिन इसकी वजह बताते हैं। They had a very large manufacturing base, and there was a lot of encouragement to start building things. But number 2, and this is critical. तो हानलिन कह रहे हैं, चीन में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस था और सरकार ने भी इसे काफी बढ़ावा दिया। सबसे अहम बात ये थी कि एक्सपोर्ट को भी खूब बढ़ावा मिला। लेकिन सुमिरन, सवाल आपका एकदम वाजिब है, क्या भारत वाकई चीन को पीछे छोड़कर अगली बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है? भारत में आर्थिक रफ्तार 1990 के दशक से शुरुआत में तेज हुई और चीन के साथ इस अंतर से निपटने में भारत के लिए बड़ी भूमिका जो है भू राजनीति की हो सकती है। आपको पता है, श्रोताओं को पता है, अमेरिका के साथ चीन का तनाव बढ़ा है, ट्रेड वॉर की खबरें, बिल्कुल, ताइवान के साथ तनाव के कारण उसके दूसरे मुल्कों के साथ जो रिश्ते हैं वो बिगड़े हैं और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चीन जो है वो मुश्किल झेल सकता है। जी बिल्कुल, इन सब बातों का फायदा भारत को मिल सकता है क्योंकि अमेरिका के दबाव में कई कंपनियां अपना उत्पादन अब चीन से हटाना चाहती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्ट्स में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर जयति घोष समझाती हैं, We do know that there is a medium-term struggle of supremacy between the US and China. So yes, तो जयति घोष कह रही हैं, अमेरिका और चीन के बीच दबदबे के लिए कुछ वक्त से लड़ाई चल रही है। ऐसे में कुछ कंपनियां अपने उत्पादन को कुछ हद तक भारत जैसे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं और आंशिक रूप से भारत जैसे देशों में शिफ्ट करना चाहेंगी। जयति घोष जो बात कर रही हैं उसे चाइना +1 रणनीति कहा जाता है, जिसमें कंपनियां कुछ उत्पादन चीन में करती हैं और बाकी भारत और एशिया के किसी और मुल्क में शिफ्ट कर रही हैं। जैसे एप्पल। जी बिल्कुल, भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ा रही है एप्पल कंपनी और इसी ट्रेंड में, माफ कीजिएगा, इस ट्रेंड से और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भारत की कोशिश में उससे मदद मिल सकती है। आपको कुछ वक्त पहले दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर का भाषण याद होगा। We are determined to make India a major global manufacturing hub. There will be एस जयशंकर ने कहा था, हम भारत को बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में उत्पादन बढ़ाया जाएगा, केवल हमारे विकास के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अधिक लचीलेपन और भरोसेमंद सप्लाई चेन की जरूरत है। तो मानसी, मौका तो है, कोशिशें भी हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत में चीन के मुकाबले एवरेज टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटीज आयात कर ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ चीजें बनाना महंगा पड़ता है। यही कारण है कि कई कंपनियों ने यहाँ थोड़ा ही प्रोडक्शन अभी तक शिफ्ट किया है। वहीं चीन की बात करें तो बीते कई सालों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है और इस मुकाबले में भारत भी चीन के मुकाबले पीछे है। लेकिन हाल के वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट नजर आई है। आपको अगर याद हो तो बीते 2 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में जो मंदी आई है चीन में, ये इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा ट्रेड वॉर भी एक वजह है। जी, एशिया ग्रुप के चाइना कंट्री डायरेक्टर हान लिन कहते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था संकट में नहीं है बल्कि वो बदलाव के दौर से गुजर रही है। So much of China's population ties their wealth
and their sense of consumer confidence in their तो property. हानलिन कह When रहे they हैं saw चीन की property बड़ी prices go आबादी down, अपनी it संपत्ति has a को ही natural अपनी effect. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आधार के तौर पर देखती है। ऐसे में जब प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती हैं तो जाहिर है असर बाजार पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था संकट में नहीं बल्कि बदलाव के दौर से गुजर रही है। अब जोर सिर्फ आर्थिक विकास पर नहीं, इसकी क्वालिटी पर भी है। अब प्रॉपर्टी से हटकर फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर है। यानी चीन जो है अपनी स्ट्रैटेजी अर्थव्यवस्था को लेकर बदल रहा है। अगर ये मान लें कि चीन की अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो भी आर्थिक मानदंडों पर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के पास एक मौका भी है, हालांकि चुनौती भी है आगे बढ़ने की। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट दीपा सिन्हा से और उनसे यही पूछा कि भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। इसमें दो बातें मैं बोलना चाहूंगी। पहला तो ये जो लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ, फोर्थ, जो अभी हम थर्ड बनना चाहते हैं, पहला वो गोल ही थोड़ा हमें समझना चाहिए, क्योंकि पूरा इकोनॉमी का साइज का कोई मतलब नहीं बनता है जब लोग भी इतने ज्यादा है। तो हमें तो पर कैपिटा इनकम देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति कितना है। दूसरी, जब चाइना से आगे बढ़ने का बात आता है, तो जैसे आपने कहा, चाइना भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है और पर कैपिटा इनकम हम देखें तो इंडिया में अभी लगभग $2700 है, चाइना में $13,000 है प्रति व्यक्ति, जो अगर हम पूरा इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे बाय पॉपुलेशन। तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि ये गैप कवर करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और चाइना वहां तक पहुंच पाया 2 डेकेड्स उनका हाई ग्रोथ के बाद। 8 से 10% ग्रोथ चाइना में हुआ कंटिन्यूसली सस्टेन, तब जाके वो वहां पहुंचा है। तो इंडिया को वहां तक पहुंचने में अभी रास्ता बहुत लंबा है। कोई बोल नहीं सकता है क्या होगा अगले 15, 20, 30 साल में, लेकिन अभी तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और जब चाइना ने शुरू किया अपना ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री, जहां पे चाइना था हम लोग वहां पे नहीं है। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे चीजें हम लोग अगर देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसमें हम चाइना से अभी भी काफी पीछे हैं। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी भी अब दूसरी स्टेज में है। चाइना ने एक एडवांटेज लिया था उस समय, तो अभी अगर हमें वो एक्सपोर्ट और ट्रेड में उस तरह की एडवांटेज लेना है तो हमें कम्पीट भी करना पड़ेगा, चाइना के साथ ही नहीं, वियतनाम के साथ भी, बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी। चैलेंज तो बहुत बड़ी है, मुझे ये बहुत जल्दी होते हुए तो नहीं दिखता है। आपने कहा चैलेंजेस बहुत हैं, पहुंचने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो रास्ता क्या है? कौन से पैरामीटर्स मीट करने पड़ेंगे इंडिया को? तो इसमें मुझे लगता है 2 चीजें सबसे जरूरी है। पहला, जैसे मैंने कहा, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा एडवांटेज अब ये है जरूर कि हमारा यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। पर उसका फायदा अगर सही मायने में उठाना है तो उस पॉपुलेशन का प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होना पड़ेगा, और उसके लिए स्किल्स और क्वालिटी शिक्षा और उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन वगैरह भी अगर सही हो, तभी उनका फायदा हम उठा सकते हैं। तो पहला चीज है इन्वेस्टमेंट इन चीजों में, शिक्षा और स्वास्थ्य में। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि जो भी ये ग्रोथ पाथ होगा उसमें रोजगार कितना उत्पादन हो रहा है, उससे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि फाइनली अगर लोगों का इनकम बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होना पड़ेगा। तो चाइना और बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, उस सेक्टर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही स्टैग्नेंट है हमारे देश में। सर्विसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन सर्विसेज में सिर्फ आईटी और ये सब नहीं आते हैं, वो तो बहुत एक स्मॉल परसेंटेज है इकोनॉमी का। तो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट विश्व भर में अभी तक का अनुभव है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है, और वो हमारे देश में नहीं हो रहा है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पा रहे तो हमें कुछ ऐसा सेक्टर खोजना पड़ेगा जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और वो प्रोडक्टिव रोजगार होगा। अगर सही मायने में ग्रोथ चाहिए तो महिलाओं को भी एम्प्लॉयमेंट में आना पड़ेगा और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में आना पड़ेगा। इस रास्ते तक आने के लिए क्या कुछ पॉलिसी सुधारों की जरूरत है या फिर कुछ नई पॉलिसी की जरूरत है? पॉलिसी सुधार का बहुत जरूरत है इस रास्ते में आने के लिए। जैसे मैंने बोला, 2 चीजें। एक तो हेल्थ एजुकेशन में तो बहुत क्लियर है कि जब तक सरकार इन्वेस्ट नहीं करती है ये होगा नहीं, ये तो करना ही होगा। दूसरा है, जो मैन्युफैक्चरिंग की भी मैं बात कर रही थी, और खास करके महिलाओं के लिए भी ये भी देखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री में, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं। अब एमएसएमई को इस मार्केट में कम्पीट करना है तो उनको एक अलग तरीके का सपोर्ट का जरूरत है।
अभी हमारे बहुत सारे लोन क्रेडिट वाले प्रोग्राम्स है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अनइंटरप्टेड उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, उनको मार्केट का एक्सेस मिले, जानकारी हो, ये पूरा जो रेगुलेशंस है उसको मीट करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए जीएसटी वगैरह के लिए, इन सारे चीजों के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स खड़ा करने की जरूरत है। तो ये सब तो नीति के से ही निकलते हैं। तो हमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है, और वो ऐसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग हो, उस पे फोकस करे। अभी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है हमारा। अर्थव्यवस्था के मामले में क्या भारत चीन से आगे बढ़ सकता है? विश्लेषण कर रही थी इकोनॉमिस्ट दीपा सिन्हा। दिन की